हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। पहले वीडियो में मैंने आपको सेकेंड ईयर से संबंधित सिलेबस की जानकारी दी थी। आज हम अपनी पहली क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट ईयर में हमने भौतिक भूगोल का अध्ययन किया था, यानी जो पर्यावरणीय जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन किया था। पृथ्वी पर स्थित पर्वत, पठार, मैदान किस तरह से बने हैं इनका अध्ययन किया था। समुद्र विज्ञान और वायुमंडल के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की थी। फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में जो सिलेबस है वो मानव भूगोल का है। मानव भूगोल, इसमें हम मानव से संबंधित सभी तरह की जो तथ्य है उन सभी का हम अध्ययन करते हैं, जैसे मानव की जनसंख्या, उसका आवास, मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है उन सभी का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो भूगोल की मुख्य जो ब्रांच है, मुख्य जो शाखाएं हैं वो दो ही है, एक भौतिक भूगोल फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी। दो ही भागों में भूगोल को मुख्य रूप से बांटा गया है। तो इसमें आज हम मानव भूगोल का अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल में देखो, सबसे पहले हमने शुरू से स्टार्ट किया है। भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है वो है पृथ्वी का अर्थ, पृथ्वी का विज्ञान। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान, यानी पृथ्वी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना। अब पृथ्वी से संबंधित जो जानकारी क्यों आवश्यक है? पृथ्वी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो पृथ्वी है वो मानव का घर है, मानव का निवास स्थान है। इसलिए पृथ्वी के बारे में जानकारी होनी चाहिए और पृथ्वी से संबंधित जो भी है, जैसे अंतरिक्ष की जानकारी भी हम प्राप्त करते हैं तो उसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो इसलिए हम पृथ्वी का जो अध्ययन है वो आवश्यक है। उसके बाद मैंने बता दिया भूगोल को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। फिर जो भूगोल है अंग्रेजी भाषा में इसे ज्योग्राफी कहते हैं। जो ज्योग्राफी है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है, जिसमें जी का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफो का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद मानव भूगोल से संबंधित है कि मानव भूगोल का जो पिता है वो फ्रेडरिक रेटजेल कहलाता है। ठीक है, मानव भूगोल का पिता कौन है? किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को। अब फ्रेडरिक रेटजेल है, ये जर्मनी से थे। फ्रेडरिक रेटजेल जर्मनी से थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एंथ्रोपो ज्योग्राफी इनकी पुस्तक है। उसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जिसमें फ्रेडरिक रेटजेल की परिभाषा है। फ्रेडरिक रेटजेल ने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो भौतिक दशाओं का योग है। उसके बाद जो दूसरी परिभाषा है वो है कुमारी सैंपुल की। अब जो कुमारी सैंपुल है ये जो फ्रेडरिक है इनकी शिष्या थी, फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी और ये अमेरिका की थी। कुमारी सैंपुल है, यह फ्रेडरिक रेटजेल की शिष्या थी और अमेरिका की निवासी थी। इन्होंने लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है, यानी जो पृथ्वी है वो भी परिवर्तनशील है और मानव है वो क्रियाशील है। अगर मानव विकास की बात की जाए तो आदि समय से
लेकर अभी आधुनिक समय तक मानव ने बहुत ही अधिक विकास किया है। तो ये मानव की क्रियाशीलता का एक प्रमाण है। और उसके बाद जो पृथ्वी है वो भी परिवर्तनशील है, क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय जो पृथ्वी है उसकी पृथ्वी की स्थिति अलग थी, और आज वर्तमान में जो पृथ्वी है इसकी स्थिति अलग है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी वो बहुत अधिक गर्म थी, वहीं पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं था। मगर धीरे धीरे वातावरण अनुकूलित होता रहा, पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवन भी स्थापित होने लगा था। यानी मानव एक क्रियाशील व्यक्ति है तो पृथ्वी भी एक परिवर्तनशील रही है। जैसे फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक की जो थ्योरी है वो हमने पढ़ी थी कि विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं जो वर्तमान में अलग अलग हैं वो किसी समय एक ही हुआ करते थे। एक ही भूभाग था जिसे पेंजिया नाम दिया था, पेंजिया। लेकिन अब वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं, यानी 7 अलग अलग स्थलखंड हो चुके हैं। यानी ये पृथ्वी क्या है, परिवर्तनशील है और आगे भी ये स्थायी नहीं रहेंगे। जो 7 महाद्वीप है इनमें भी परिवर्तन हो रहा है। जैसे ये अटलांटिक महासागर है, ये इसका विस्तार हो रहा है, और जो प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है इसका आकार छोटा हो रहा है। यानी पृथ्वी भी क्या है, परिवर्तनशील है, और मानव तो क्रियाशील है ही। तो जो मुख्य बात है मानव भूगोल में, तो मानव भूगोल में मानव से संबंधित ही अध्ययन किया जाता है, और मानव और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है इसमें अध्ययन किया जाता है। तो 19वीं शताब्दी तक 19वीं शताब्दी तक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल इन दोनों का जो अध्ययन है वो एक साथ ही किया जाता था। एक साथ का मतलब जो मानव भूगोल है वो भौतिक भूगोल में पढ़ी जाती थी, अलग से मानव भूगोल का जो अध्ययन है वो नहीं किया जाता था 19वीं शताब्दी तक। फिर धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आता गया। नए नए विद्वान थे, उन्होंने फिर मानव भूगोल को भौतिक भूगोल से अलग किया। इसमें कुछ योगदान डार्विन का भी माना जाता है। ठीक है, डार्विन ने इसने 1859 में एक पुस्तक लिखी थी, जाति की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये पुस्तक थी डार्विन की। इस पुस्तक में डार्विन ने यह बताया था कि जो जाति है वो जो प्रकृति है उससे अनुकूलन कर लेती है, वो ही जीवित रह पाती है। जो जाति है या जो जीव है वो प्रकृति के साथ अनुकूलन जब नहीं कर पाता है तो वो समाप्त हो जाता है। अनुकूलन, जो अनुकूलन करेगा वो जीवित रहेगा, जो अनुकूलन नहीं करेगा वो उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यानी प्रकृति उसका चयन नहीं करेगी, तो इसे प्राकृतिक चयन भी कहते हैं। इसे प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसे। यानी इसका यह अर्थ हुआ कि जो जाति या जो जीव वातावरण से संघर्ष कर पाता है वो ही जीवित रह पाता है, और वो जीव ही मजबूत होता है। यानी जो मजबूत होता है
वो ही जीव जीवित यह रह पाता है, और जो कमजोर जीव होते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये डार्विन ने कहा था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था जाति की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद जो भूगोल है, भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। जो फ्रेडरिक रेडजेल है, इन्होंने भूगोल की जो शाखा थी इसे अलग किया था। इन्होंने मानव भूगोल की आधारशिला रखी थी। ठीक है, फ्रेडरिक रेडजेल इन्होंने मानव भूगोल की आधारशिला रखी। ठीक है, रेडजेल ने, इसलिए इन्हें मानव भूगोल का पिता कहते हैं। लेकिन मानव भूगोल पे जो सबसे अधिक जो विस्तृत कार्य है, वो किया है फ्रांसीसी विद्वानों ने। ठीक है, उसमें विडाल डी लाप्लास का नाम सबसे ऊपर आता है। उसमें फ्रांसीसी विद्वान, इन्होंने जो मानव भूगोल है इस पे सबसे अधिक कार्य किया है फ्रांसीसी विद्वानों ने। इनमें विडाल डी लाप्लास, इनका जो नाम है वो सर्व प्रमुख है। ये एक फ्रांसीसी थे। ठीक है, जो फ्रांस ने ही 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल को अलग विज्ञान के रूप में स्थापित किया था। अब देखो, मानव भूगोल की जो आधारशिला है, जो बेस है, वो तो रखा था फ्रेडरिक रेडजेल ने। उसके बाद जो कार्य जो किया था सबसे अधिक, वो फ्रांसीसी विद्वानों ने किया था। इनमें विडाल डी लाप्लास है, डिमांजिया है, ब्रुन्स है, ये कुछ विद्वान है। इन्होंने इस पे कार्य किए थे, और इन्होंने जो 20वीं शताब्दी में मानव भूगोल को एक अलग पहचान दी, एक अलग विज्ञान के रूप में इन्होंने मानव भूगोल को स्थापित किया था। और जो मानव भूगोल है, इसमें मनुष्य और मानवीय तथ्यों के अध्ययन को सबसे अधिक प्राथमिकता है, वो दी गई है। आगे हम इसमें बात करते हैं मानव भूगोल के उपागम की। मानव भूगोल के 5 उपागम बताए गए हैं। पारिस्थितिकीय उपागम, क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम, आचार परक या व्यवहार परक उपागम, कल्याण उपागम और तंत्र उपागम। ये 5 तरह के उपागम हैं, वो बताए गए हैं। इसमें सबसे पहले है पारिस्थितिकीय उपागम। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर किसी विशिष्ट प्रदेश के मानव समूह तथा वहां के प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य स्थापित अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव समूह और वहां का जो प्राकृतिक पर्यावरण है, उनके मध्य जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और बेरोज महोदय उन्होंने भूगोल में मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान है, जो भूगोल है वो मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान इन्होंने कहा है, बेरोज महोदय ने, जो कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता का एक संघ था, उसको संबोधित कर रहे थे 1922 में। उन्होंने ये बात कही थी। उसके बाद जो दूसरा उपागम है क्षेत्रीय या स्थानिक उपागम। इसमें सांस्कृतिक तथ्यों के
क्षेत्रीय वितरण की व्याख्या करते हैं, यानी क्षेत्रीय वितरण की। इसके अंतर्गत विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों, जो सांस्कृतिक तथ्य है वो मानव द्वारा निर्मित है और मानव के द्वारा ही संशोधित जो सांस्कृतिक तथ्य है उनके वितरण की व्याख्या इसमें करते हैं। इस उपागम के द्वारा किसी एक सांस्कृतिक तत्व जैसे जनसंख्या, ग्रह, ग्राम, नगर, गेहूं की कृषि, लोहा खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आदि, अथवा तत्व समूह जैसे कृषि, व्यापार, खनन, उद्योग, यातायात आदि के क्षेत्रीय वितरण का विश्लेषण इसमें करते हैं। उसके अलावा भूतल के विभिन्न क्षेत्रों या प्रदेशों में जनसंख्या, मानव ग्रह एवं अधिवास, मानव व्यवसाय जैसे आखेट, मत्स्य पालन, वनोद्योग, कृषि, खनन, विनिर्माण उद्योग, इनका, उसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दशाओं में पाई जाने वाली विभिन्नता का विश्लेषण इस स्थानिक उपागम में किया जाता है। फिर तीसरा है आचार परक या व्यवहार परक उपागम। इसमें जो मानव व्यवहार है उसको सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जो मानव का व्यवहार है उसमें उसका अध्ययन किया जाता है, जैसे मनुष्य के व्यक्तिगत गुणों, उसकी रुचि और उसकी आवश्यकताएं हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। और जो व्यवहार परक जो उपागम है ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये विशेष रूप से किया जाने लगा था। व्यवहार परक उपागम में मानव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और तथ्यों के विश्लेषण में मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण यानी मनुष्य का जो व्यवहार है उसे प्राथमिकता प्रदान की जाती है। उसके बाद है इसमें चौथा कल्याण परक उपागम। जो कल्याण परक उपागम है यह उपागम असमानता के प्रश्नों पर बल देता है और इसका जो आरंभ है वो 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक से पहले यानी 1960 में जब मात्रात्मक और मॉडल निर्माण के महत्व की क्रांतिकारी प्रक्रिया का परिणाम था ये कल्याण परक उपागम। कल्याण परक उपागम का अर्थ है मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य करना जिससे मानव का जो जीवन है वो आसान हो, मानव में जो विभिन्नताएं हैं, जो असमानताएं हैं, उनको दूर करना इसका उद्देश्य है। कल्याण परक उपागम के अंतर्गत मानव कल्याण के दृष्टिकोण से मानवीय क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता तथा स्थानिक संगठन पर विचार किया जाता है। मानव कल्याण से संबंधित विभिन्न पक्षों जैसे निर्धनता, भूखमरी, बीमारी, अपराध, सामाजिक विभेद। सामाजिक विभेद में जैसे जाति, भाषा, वर्ग, रंग भेद आदि ये सामाजिक विभेद है। उसके अलावा सामाजिक सेवाएं हैं जैसे चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई और मनोरंजन। इनके वितरण में प्रादेशिक असमानता का विश्लेषण किया जाता है। इस असमानता को दूर करने तथा सामाजिक न्याय उपलब्ध कराने संबंधी सुझाव इसमें दिए जाते हैं। इसका प्रमुख यही उद्देश्य है कि सब जन हिताय और सब जन सुखाय, यानी मानव समाज में जितने भी
वर्ग है, जो जातियां है, उनके जो लोग हैं, वो उन सभी को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, उनके साथ किसी भी तरह का जो भेदभाव है वो ना किया जाए। उसके अलावा अंतिम है तंत्र उपागम या सिस्टम अप्रोच। जो तंत्र उपागम है ये पारिस्थितिकी उपागम का ही एक संशोधित रूप है। तो ये कुछ उपागम थे, और इसमें जैसे तंत्र उपागम मानव भूगोल के विभिन्न तत्व आपस में तथा अन्य पर्यावरणीय तथ्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो जो मानव भूगोल है इसमें सबसे अधिक मानव का ही अध्ययन किया जाता है। मानव के विकास से लेकर जो आधुनिक मानव है उस समय की संपूर्ण जो मानव ने अपनी उन्नति की है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। मानव की जनसंख्या है, जो यातायात है, उसके जो उद्योग धंधे हैं, मानव ने जो बस्तियों का निर्माण किया है, उन सभी का अध्ययन इसमें किया जाता है। उसके बाद इसमें प्रकृति और मानव के अंतर्गत जो अंतःक्रिया होती है उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे पारिस्थितिकीय जो उपागम है इसमें विद्वानों का अलग अलग मत है। इसमें देखो 3 तरह के मत हैं। एक है निश्चयवाद, फिर संभववाद, तीसरा है नव निश्चयवाद। ये अलग अलग तरह की मानव विद्वानों की अलग अलग कल्पनाएं थी। जैसे निश्चयवाद है, निश्चयवाद के जो विचारक है उनका यह कहना है कि जो प्रकृति है, प्रकृति ही सर्वे सर्वा है, यानी प्रकृति ही सब कुछ है, मानव कुछ भी नहीं है। मानव जो है वो प्रकृति का दास है। निश्चयवाद के विद्वानों का यह मानना था। उसके बाद में संभववाद विचारधारा आती है। इस विचारधारा के जो विद्वान हैं उनका यह मानना था कि प्रकृति ही सब कुछ नहीं है, मानव है तभी प्रकृति का मूल्य है, क्योंकि प्रकृति और जो मानव है वो एक दूसरे के पूरक है। संभववाद में मानव को सर्वश्रेष्ठ माना गया था। उसमें यह माना गया मानव अपनी बुद्धि और कौशल से जो प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं जिन्हें मानव संसाधन बनाता है उनका उपयोग करता है अपने बुद्धि और कौशल से। तो इसमें मानव को श्रेष्ठ माना गया था संभववाद में मानव। तो ये दोनों विचारधाराएं हैं, जो निश्चयवाद और संभववाद, ये दोनों विपरीत विचारधाराएं हैं। तो इन विचारधाराओं के बाद एक तीसरी विचारधारा आई थी नव निश्चयवाद। नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे नव निश्चयवाद के जो प्रवर्तक थे ग्रिफिथ टेलर, ये थे नव निश्चयवाद के प्रवर्तक। ग्रिफिथ टेलर ने यह कहा कि न तो प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है न ही मानव सर्वश्रेष्ठ है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। इन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला था ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद के द्वारा। इन्होंने कहा प्रकृति अकेले कुछ भी नहीं है और मानव अकेला कुछ भी नहीं है, इन दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, तो इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। तो ये अलग अलग मत थे विद्वानों के। और वास्तव में जब हम देखते हैं देखते हैं कि मानव जो प्रकृति है, प्रकृति पर
जो मानव है पूर्ण रूप से विजय तो प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन बहुत हद तक जो प्रकृति को कंट्रोल में करने का प्रयास जरूर किया है मानव ने। पूर्ण रूप से तो नहीं कर पाया है और ना ही कर पाएगा मानव। अब जैसे हमें जब गर्मी लगती है तो हम पंखे चलाते हैं, कूलर या एसी का हम प्रयोग करते हैं। तो प्रकृति के द्वारा जो गर्मी पड़ती है उसका एक हल या एक समाधान है, वो मानव ने निकाला है। उसके अलावा जैसे परिवहन के साधन हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में समय बहुत लगता है, लेकिन मानव ने अपनी बुद्धि और कौशल से यातायात के साधनों का निर्माण किया है। तो इसके द्वारा भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर शीघ्र पहुंच जाते हैं। यानी मानव और प्रकृति है वो अलग अलग नहीं है। तो ये मानव भूगोल में आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।